अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की त्रासदी ने किस प्रकार से यहाँ के लोगों का जीवन स्याह कर दिया है, अंधकारमय और काला कर दिया है। कोरोना की एक खौफनाक त्रासदी अपने साथ एक डरावनी कहानी और सरकार के लिए शर्मिंदगी लेकर आई है, जहां पर वो अपने नागरिकों के लिए ऑक्सीजन तक उपलब्ध कराने में नाकाम है, दवाएं और इंजेक्शन देने में नाकाम है और अब मरीजों की भर्तियां भी लगभग ना के बराबर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में हो रही हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत अभी भी कायम है। 24 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में आज भी 700 से मीट्रिक टन से अधिक की ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं है और वो भी टुकड़ों में हो रही है। यहां पर ऑक्सीजन पर पहरा लगा हुआ है। होम आइसोलेशन पे लोग एक एक सांस के लिए तड़प कर मरने को मजबूर हैं। सरकार के प्रेस नोट बताते हैं कि ऑक्सीजन भरी पड़ी है, जबकि लोग 18 से 24 घंटे लाइन में लगते हैं, तब एक सिलेंडर मिलता है, उसकी भी गारंटी नहीं। तो आप कल्पना करिए कि जो घरों में लोग मौजूद हैं होम आइसोलेशन में, जिनको अस्पताल नहीं मिला, उनकी हालत कितनी खराब होती जा रही है। यह त्रासदी के साथ साथ अमानवीयता और सरकारी क्रूरता है जो अपने राज्य के नागरिकों के साथ की जा रही है। जिन अस्पतालों ने ऑक्सीजन शॉर्टेज की बात कही, उनके अस्पतालों पर मुकदमा हुआ, छापे डाले गए, जांच कराई जा रही है। अस्पताल वाले डर गए हैं और डरे भी क्यों ना, क्योंकि उन्हें डॉक्टरी करनी है, इलाज कराना है, हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो वो पुलिस कचहरी, थाना, जेल देखें या फिर चल के अपना धंधा देखें और लोगों का इलाज करें। बेहतर है कि लोग चुप हो गए हैं और अधिकांश ने समझदारी दिखाई, मरीजों की भर्ती ही बंद कर दी। अगर उनकी क्षमता 100 बेड की है तो 20-25 भर्ती कर रहे हैं, 75 खाली दिखा रहे हैं, पोर्टल को भी सूचना दे देते हैं, लेकिन भर्ती नहीं कर रहे हैं। और ठीक कर रहे हैं, वो भर्ती नहीं कर रहे हैं, ताकि उनके अस्पताल में उनकी आंख के सामने ऑक्सीजन की कमी से मरीज की मृत्यु तो नहीं हो रही है। वो तो इस पाप के भागी नहीं बन रहे हैं। झूठे मामले और मुकदमे में अस्पताल वालों को डराया और धमकाया जा रहा है। इस वक्त जब मैं आपसे डिबेट कर रहा हूं कि नोएडा के 7 बड़े अस्पताल भयानक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। नोएडा, फिर से याद करना, नोएडा से में 7 बड़े अस्पताल, ऑक्सीजन की एक्यूट शॉर्टेज चल रही है, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं है कि मुंह खोल सके, क्योंकि मुंह खोलेंगे तो अस्पताल सील होगा या फिर अस्पताल के मालिक पर मुकदमा होगा। टेस्ट कराने से लेकर ऑक्सीजन देने तक के हर एक अभियान को आप देखिए गौर से और समझिए कि यहां कोरोना को नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार से दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल आपके विरुद्ध किया जा रहा है। वो मुकदमा किसी अस्पताल पे नहीं है, वो मुकदमा आपके ऊपर हुआ है। दरअसल आप आम जनता पर हुआ है। डॉक्टर तो अपना काम कर रहा था, आपको इलाज दे रहा था, आपके परिजन वहां भर्ती हैं, उनकी मृत्यु होने वाली है अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अगर वो चिल्ला के कह रहा है कि ऑक्सीजन कम है तो उस पर मुकदमा। पर अफसोस की बात है कि आप उसके लिए खड़े नहीं हैं, उस डॉक्टर के लिए। इसीलिए सरकारों का मन बढ़ा है और सरकारें अस्पताल वालों को डरा रही हैं, धमका रही हैं। ऑक्सीजन प्लांट के एक मालिक के बेटे को लखनऊ में पुलिस ने 2 दिन थाने में बिठा के रखा, कहा क्षमता बढ़ाओ। वो बेचारा पूरी ताकत से लगा रहा। उसको डराने के लिए थाने उठा ले गई पुलिस। वो भड़क गया, उसने कहा बंद कर दूंगा, पूरी फैक्ट्री में आग लगा दूंगा। उसने आज अपनी फैक्ट्री बंद कर रखी है। यह है कोरोना से हैंडलिंग का उत्तर प्रदेश सरकार का तरीका। टेस्ट आपने सीमित कर रखे हैं, जांचें बाधित कर रखी हैं, आंकड़ों का मैनेजमेंट चल रहा है, आंकड़े सुधारे जा रहे हैं, लेकिन जनता मर रही है। जिनको कोरोना हुआ है उनकी जांचें नहीं हो रही हैं, वो समाज में उसको फैला रहे हैं। और जिनको हुआ है और जो ठीक हो सकते थे, इलाज न मिल पाने के कारण वो गंभीर हालत में पहुंच रहे हैं। गांव गांव कोरोना पहुंच चुका है। गांव गांव लोग बुखार से, खांसी से, जुकाम से तप रहे हैं। हर गांव से अर्थी उठ रही है, हर इलाके से मैयत निकल रही है। शहरों के साथ यह तबाही अब गांव तक पहुंच चुकी है और पंचायत चुनाव सुपर स्प्रेडर साबित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ का दावा है कि 706 अध्यापकों की अब तक, आज तक शाम 7 बजे तक मृत्यु हो चुकी है।
706 अध्यापक यानी 706 परिवार अनाथ, बर्बाद, तबाह हो गए हैं। पंचायत चुनाव की बलि चढ़ गए हैं। और न जाने कितने कर्मचारी जो सहयोग में लगाए गए थे उनकी मृत्यु हो रही है। वो कहां संक्रमित हुए, कब संक्रमित हुए, कहां मर रहे हैं, कोई डेटा नहीं है। सरकार के तमाम अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों की अनगिनत मौतें हुई हैं, लेकिन सरकार के पास आंकड़ा ही नहीं है कि उसके कितने अधिकारी और कर्मचारी कोरोना के चलते मारे जा चुके हैं। इस हालत में उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। 35 दिन के बाद यह ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन नॉर्मल नहीं है। और नोएडा में इस वक्त जब मैं डिबेट कर रहा हूं, हाहाकार मचा है, लेकिन सबके मुंह बंद हैं। बोलोगे तो एफआईआर होगी, मुकदमा होगा। तो अब अस्पताल जब मरीज ही भर्ती नहीं कर रहे हैं तो मरीज जाएंगे कहां? घर पे रहेंगे। घर पे रहेंगे तो उनको होम आइसोलेशन में सिलेंडर नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो ब्लैक मार्केट में मिलेगा। अगर इतनी ही ऑक्सीजन आपके पास लबालब भरी पड़ी है तो इनको होम आइसोलेशन वालों को देते क्यों नहीं हो? हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में कल यहां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बलरामपुर हॉस्पिटल में, लखनऊ में काफी देर तक ऑक्सीजन प्रेशर ही स्लो हो गया। इतना लो चला गया कि मरीज तड़पड़ाने लगे। अब डेटा नहीं पता कि एक्चुअली वहां हुआ क्या। इतना जरूर पता चला कि वहां ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। कैसे तैसे ऑक्सीजन सप्लाई बहाल हुई, लेकिन घटना कितनी बड़ी हुई किसी को अभी पता नहीं है, जानकारी नहीं। कहने का तात्पर्य यह कि गोरखपुर से गाजियाबाद, बांदा से बहराइच और बरेली से आगरा और लखनऊ कानपुर हालात एक जैसे हैं। 35 दिन के बाद भी स्थितियां नहीं सुधरी हैं। लोग मरने को मजबूर हैं और यह तबाही अब गांव तक पहुंच चुकी है। ऐसे ऐसे गांव की खबरें आज चैनल पर चल रही हैं जिस गांव में 6 से 7 दिन के भीतर 15 से 20 लोगों की मृत्यु हो गई। एक गांव है कानपुर के पास परास, वहां 30 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। बुलंदशहर में 18 अध्यापकों की मृत्यु हो गई। प्रतापगढ़ में 15 से अधिक टीचरों की मृत्यु हो गई। ये कौन लोग हैं जो मर रहे हैं? ये हमारे अपने लोग हैं। मरने को मजबूर हैं, तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं। एक एक सांस के लिए घुट रहे हैं लोग। जब इतने बड़े शहरों का, नोएडा, लखनऊ का ये हालत है, कानपुर की ये हालत है, वाराणसी की ये हालत है, तो सोचो कि श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा का क्या हो रहा होगा। सोचो कि देवरिया, कुशीनगर की क्या हालत है, बलिया की क्या हालत है और बांदा, बहराइच की क्या हालत होगी। सोचो कि कानपुर देहात, बदायूं की क्या हालत होगी। सोच लो कि हाथरस और अलीगढ़ में क्या हो चल रहा होगा। कल्पना से परे हैं हालात। हम आप लोगों के दुखों की कल्पना नहीं कर सकते हैं, इस कदर भीषण हो चुकी हैं स्थितियां। इस कोरोना महामारी कोई आज नहीं आई है, 15 महीने से अधिक का वक्त हो गया। सरकार ने एक कमेटी बनाई है डॉक्टर्स की, वो भी 4 तारीख को, अभी 2 दिन पहले। आज पहली बैठक हुई उसकी। आज हजारों लाशें बिछने के बाद, बर्बाद हो जाने के बाद, तबाही लगातार जारी होने के बाद आज सरकार ने परामर्श कमेटी की पहली बैठक की। यह है कोरोना से हैंडलिंग का उत्तर प्रदेश सरकार का तरीका। अब एक वीआईपी घटना पर आप प्रकाश डालते हैं। सब सुनते चलो, आपके काम आएगी चीजें। सुरेश रैना बहुत ही जाने माने क्रिकेटर हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, गाजियाबाद, मेरठ के, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। उनकी चाची को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था। किसकी चाची को? सुरेश रैना की। और कुछ दिन पहले वो मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उत्तर प्रदेश में लोगों को जागरूक कर रहे थे कि पैनिक नहीं होना है, लोगों को धैर्य और संयम रखना है। ये सीख रहे थे और सिखा रहे थे सरकार के साथ मिलके। और आज खुद इतने पैनिक हुए कि ट्विटर पे डाल दिया कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर तुरंत चाहिए। तो उनकी मदद के लिए 1-2 नहीं, सैकड़ों लोग टूट पड़े। तो बड़े लोग की मदद करने के लिए सैकड़ों लोग खड़े हुए। पुलिस के बड़े बड़े अफसर गए, उनके यहाँ सिलेंडर पहुंचा। सोनू सूद मुंबई से उनके लिए सिलेंडर 10 मिनट में मेरठ में अरेंज कर दिए। कितनी देर में? 10 मिनट में। उनके पीछे फिर पुलिस भी पहुंच गई सिलेंडर लेके। फिर रैना की चाची के घर कई सिलेंडर पहुंच गए। और उसी मेरठ में मेडिकल कॉलेज के बाहर 4-5 लोगों की तड़प तड़प कर ऑक्सीजन की वजह से मृत्यु हुई है। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है।
यह आम आदमी और खास आदमी, तुम ऐसे मरोगे, तड़प कर मरोगे एक एक सांस के लिए। और वीआईपी के लिए सिलेंडर पर सिलेंडर आएंगे अगर एक अपील कर देगा तो। सुरेश रैना बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं और बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं, मददगार व्यक्ति हैं। मैं ये मामले को उठा के ये नहीं कहना चाहता कि उनको मदद नहीं मांगनी थी, अच्छा किया उन्होंने मदद मांगी, पर उनकी जैसी मदद उनकी हुई है उस तरह की आम आदमी की भी मदद होनी चाहिए। मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है। रिसेंट एक और मामला है जो मुझे बड़ा बेचैन कर रहा है और परेशान कर रहा है। कल भी मैंने उस मुद्दे को उठाया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक दिन ट्विटर पे दावा किया था। अच्छा, इनके यहाँ एक साथ अजीब बात है, ये ट्विटर पे जो कहते हैं दरअसल वो उसको गवर्नमेंट के ऑर्डर में वो आता नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि कोविड के मरीजों की निजी अस्पताल में अगर भर्ती होते हैं तो इलाज फ्री किया जाएगा। एक अस्पताल में किसी भी मरीज का फ्री इलाज आज तक नहीं हुआ। अगर कोई किसी का हुआ हो तो बता दे। हालत यह है कि लोगों के घर बिक रहे हैं, गरीबों के खेत बिक रहे हैं, जेवर बिक रहे हैं, रिश्तेदारों से कर्जा ले लिया है, लोग अब उनका फोन नहीं उठाते। लूट मची हुई है, लूट। इस महाविपत्ति काल में प्राइवेट अस्पताल कोविड के इलाज के नाम पर खून चूस रहे हैं, गरीबों को घर बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सामान्य से सामान्य कोविड का इलाज के लिए भी लाखों रुपए का खर्च आ रहा है। और अफसोस की बात यह है कि सरकार को इसका एक रेट कार्ड फिक्स करना चाहिए। L1 कैटेगरी, L2 कैटेगरी, L3 कैटेगरी के रेट फिक्स्ड होने चाहिए। और जो मैं बता रहा हूं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, इन सब ने अपने यहां कर रखा है कि कोई प्राइवेट अस्पताल मरीजों को, परिजनों को लूट नहीं पाएगा। रेट फिक्स्ड हैं कोरोना के ट्रीटमेंट के। आप किसी इम्पैनल्ड अस्पताल में कराएं या निजी अस्पताल में कराएं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई रेट तय नहीं है। कोई 2 लाख पर डे भी वसूल रहा है और कोई 20,000 रुपया पर डे भी ले रहा है। सामान भी आप अपना लेकर आइए, इंजेक्शन दवा भी खुद लेकर आओ, और सुनो, सिलेंडर भी अपने कंधे पे लाद के लाओ। वो सिर्फ देखने आएंगे, वो भी दिन में एक बार। और वसूले कितने जा रहे हैं? लाखों रुपया कोरोना के नाम पर। कोई छूने को तैयार नहीं है। ये इस कदर बेबसी, लाचारी, लोगों को बर्बाद होते देखना ये बड़ा द्रवित करता है, मन को बेचैन करता है। और ये बताता है कि सरकारें कितनी क्रूरता पर आमादा हैं कि वो आपके लिए एक नीति नहीं बना सकती हैं। भाई, ये क्या बड़ा मुश्किल काम है कि आप एक रेट तय कर दो कि L1 कैटेगरी का कोविड पेशेंट, L2 कैटेगरी का पेशेंट और L3 कैटेगरी में क्या खर्च आएगा। क्यों इन गरीब लोगों को निजी अस्पतालों के हाथ लूटने, बर्बाद होने, घर खेत जेवर बेचने को इन्हें मजबूर कर रहे हो? खुद इलाज देते नहीं हो, खुद ऑक्सीजन देते नहीं हो, टेस्ट ठीक से करते नहीं हो, आईसीयू बेड देते नहीं हो, वेंटिलेटर देते नहीं हो, और अब इनको प्राइवेट के हवाले कर दियो कि जाओ लूट जाओ। उनको भी मौका दे दियो कि जो हमसे बचा अब तुम जाकर नोच लो उनको। बड़े से बड़े शहरों में सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स खरीदे गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कानपुर जैसे शहर में 30% से ज्यादा वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं, ऑपरेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि टेक्नीशियन नहीं है, एक्सपर्ट्स नहीं है चलाने के लिए। वेंटिलेटर चलाना बड़ा दुरूह कार्य होता है, मुश्किल काम होता है, टेक्निकल काम है। सरकार के पास लोग ही नहीं है कि उनको चला पाएं। जिले जिले वेंटिलेटर भेज दिए, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं है। मशीन खुद से चल के नहीं इलाज करती है, मशीन को फिट किया जाता है, और ये बड़ा टेक्निकल काम है। सांस की नली में डाला जाता है, ब्लड का एनालाइजर लगता है, और हर वक्त उसकी मॉनिटरिंग होती है। वेंटिलेटर लगाना बहुत तकनीकी कार्य है, और ये हर कोई नहीं कर सकता। वही कर सकता है जो एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट नहीं है, डंप पड़े हुए हैं जिलों में। जाओ और देखो किस जिले में वेंटिलेटर चल रहा है, जरा बताना। जहां पर सामान्य पैथोलॉजी नहीं है वहां ब्लड एनालाइजर कोई मिल जाएगा आपको, कोई टेक्नीशियन मिल जाएगा आपको। जहां पर सरकार को ऑक्सीजन बेड, HFNC और दूसरे बाईपैप जैसे अरेंजमेंट्स करने चाहिए, वहां वेंटिलेटर भेजकर टेक्नीशियन नहीं भेजा गया। मेडिकल वर्कर, पैरामेडिकल वर्कर, हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स का अभाव होता जा रहा है। निजी अस्पतालों से लेकर सरकारी अस्पतालों तक या तो संक्रमित हैं या आइसोलेट हैं,
और या दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कईयों की मृत्यु भी हो गई है। लेकिन हमारे पॉलिसी बनाने वालों का अंधापन देखिए कि उन्हें ना तो समझ है कि इसे कैसे हैंडल करना है और ना वो एक्सपर्ट्स के हाथ में सौंपना चाहते हैं। शायद इसी नासमझी के कारण हम 35 दिन से हजारों लोगों को अब तक खो चुके हैं और आने वाले वक्त में हो सकता है कि और ज्यादा लोगों को खोएं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह त्रासदी की कहानी डरावनी नहीं, शर्मिंदगी से भरी हुई है, सरकार की नाकामियों की इबारत से लिखी हुई है। कुछ बयान आप सुने। फिर आज मैंने सिर्फ एक्सपर्ट्स को बुलाया है, आज पॉलिटिकल लोगों को नहीं बुलाया। मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही। मैं राधिका वाले पे डोली आया, केसी वाले पे भी डोली आया। मेरे बाबा की बहुत हालत तबीयत ख़राब चल रही है, धौरला में वो भर्ती हैं, उनके लिए कोई ट्रीटमेंट सही नहीं मिल रहा है। क्या करें, हम लोग गरीब आदमी हैं, मर जाएं, क्या करें। कालाबाजारी हो रही है प्योर। आपको गैस कब से नहीं मिल रही? सर मैं परसों से आ रहा हूँ, कल से अब तक 3 चक्कर हो गए मेरे। 12 से 2 का सिर्फ 50 लोगों का टाइम है, लेकिन इस टाइम भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और सिलेंडर लेकर आ रहे हैं। यहाँ पेशेंट की हालत बिल्कुल गंभीर है, पूरी जीवन मरण का सवाल उठा हुआ है सर। हमें जो है लकड़ियाँ सब बाहर से भी आ रही, लाह से बहुत आ रही है इस समय तो करीब 350 आ रही है। एक दिन में कितनी? 350 से। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें 1, 2, 3 मौत का एवरेज ना हो, और दादरी नगर जैसे उसमें तो 30 मौत से अधिक का एवरेज आ रहा है। कोविड से पीड़ित हैं मरीज, उनको तो डॉक्टर ले ही नहीं रहे। और जो नॉर्मली अगर किसी को बुखार हो रहा है, खांसी हो रहा है, कुछ नमूनिया हो रहा है, उसको भी अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा इन हॉस्पिटल का, क्योंकि हॉस्पिटलों से कैसी भी सहयोग नहीं है किसी भी तरीके का। हम काफ़ी जगह लेके गए, लेकिन किसी ने भी जो भी बात बता रहे थे कि ऑक्सीजन कमी चल रही है, ऑक्सीजन है नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उसकी वजह से जो है कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। सिर्फ ऑक्सीजन पे डिपेंड रहे हम, और वही काम नहीं हो पाया। आज हमीरपुर में, बुंदेलखंड में, यमुना नदी में तमाम शव तैरते हुए मिले हैं, उतराए हुए मिले हैं, और ये बताया जा रहा है कि कोविड मरीजों के हैं जिनकी लाशें फूकी नहीं गई, उनको नदी में ऐसे ही छोड़ दिया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि जब कोविड का इतिहास लिखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश